नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका। आपने ईडी का नाम तो जरूर सुना होगा, चाहे वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है इनका नेशनल हेराल्ड केस हो, या फिर नीरव मोदी और विजय माल्या जो है इनकी संपत्ति जब्त करने का मामला हो। इन जो सभी केस है इनकी जांच ईडी ने ही की थी। तो आज हम लोग ईडी के बारे में ही बात करने वाले हैं कि ईडी जो है ये काम कैसे करता है, ईडी की स्थापना के पीछे सरकार के मेन क्या उद्देश्य थे, क्या आज जो ईडी है वो सरकार के इशारों पर चल रही है। तो आज हम लोग इन्हीं सब बातों के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग ईडी जो है इसको संविधान के अंदर कहीं भी डिस्क्राइब नहीं किया गया है। इसकी स्थापना 1 मई 1956 को हुई थी। यानी जो पैसों के घोटाले से संबंधित मामले होते हैं उनकी जांच करना। आम भाषा में बोलते हैं कि जो 2 नंबर का पैसा होता है उस पर कंट्रोल करने के लिए सरकार इसको लेकर आई थी। ईडी का मेन काम था 2 एक्ट को लागू करना। पहला फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, और दूसरा था पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग जो केस होते हैं उनसे संबंधित मामलों की जांच करना था। 1947 के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा के अंतर्गत वित्त मंत्रालय ने इन्फोर्समेंट यूनिट जो है इसका गठन किया। 1957 के अंदर जो इन्फोर्समेंट यूनिट है इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, जो आज के टाइम में ईडी है। इसके बाद 1999 के अंदर आई एक्ट फेमा ने इसकी जगह ली। लेकिन इसके बाद जो एक्ट आता है वो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट था और वो था पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो 2002 के अंदर आया था, जिसे कांग्रेस के जो पूर्व में फाइनेंशियल मिनिस्टर थे पी चिदम्बरम ने और सख्त बना दिया। और इसके बाद जो ईडी के पास है और ज्यादा पावर आ गई और अब जो ईडी है वो भी सीबी और एनसीबी की तरह मेन फ्रंट पर आकर धीरे धीरे काम करने लगी। और ईडी को जो है सरकारें हैं, अपोजिशन पार्टियां हैं, उनके खिलाफ यूज करने लगी। और अगर आज के टाइम की बात करते हैं तो आज के टाइम में जो ईडी है वो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस की जांच करने वाली इंडिया की सबसे बड़ी जांच एजेंसी है। मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर जो इलीगल तरीके से पैसा आया होता है उसे लीगल बनाने की प्रोसेस होती है। यानी ये कहें कि जो ब्लैक मनी होती है इसको व्हाइट मनी के अंदर कन्वर्ट करना ही मनी लॉन्ड्रिंग कहलाता है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ऐसा लगता है कि जो पैसा है वो किसी लीगल सोर्स से आया है, लेकिन जो पैसा होता है वो किसी भ्रष्टाचार या फिर ड्रग तस्करी या फिर किसी घोटाले से संबंधित व्यक्ति से आया हुआ होता है। ईडी जो है किसी भी मामले में तभी एक्शन लेती है जब उसको लगता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा 1 करोड़ रुपए से अधिक घोटाला हुआ है। तो जो ईडी है वो उसके घर की जांच कर सकती है और उस घोटाले से संबंधित जो पैसा होता है उसे जब्त कर लेती है। ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि जो ईडी है जिसके घर पर भी तलाशी लेगी तो उसे पहले नोटिस दिया जाएगा या उसे इन्फॉर्म्ड किया जाएगा कि उसके घर की तलाशी ली जाए। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक जो पैसे हैं उन पर टैक्स नहीं दिया है, या फिर वो पैसा आपने कहीं से चुरा लिया है और उससे आप दूसरी जगह पर कहीं भी लेन देन नहीं करते हैं, यानी कि वो पैसा है वो आप अपने पास रखते हैं। तो वहां पर हमें जो ईडी है वो परेशान नहीं करेगी। वहां पर सरकार की किसी भी दूसरी एजेंसी या फिर जो पुलिस है उसके द्वारा वो जांच की जाएगी। लेकिन आपने जो पैसा चुराया है उस पैसे से आप अगर कहीं आगे लेन देन करते हैं, यानी कि जो आपने पैसा कमाया है उस पैसे को आप कहीं और ट्रांसफर कर देते हैं या फिर विदेशों में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे कि आप उस पैसे से और ज्यादा पैसा बना सके, यानी कि आप उस इलीगल पैसे को लीगल पैसे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो, तो वहां पर ये है मनी लॉन्ड्रिंग का केस बन जाता है। और अब आपके पीछे जो है ईडी होगी। महाराष्ट्र के जो मंत्री है संजय राउत, इन्होंने भी ईडी पर आरोप लगाया था कि जो ईडी है इनके लोगों को डरा धमका रही है, उन्हें जेल भेजने, उनकी जो निजी संपत्ति है उनको जब्त करने की भी धमकी दे रहे हैं। इस तरह की स्टेटमेंट देने के कुछ समय बाद ही ईडी ने उनकी जो पत्नी थी उनके फ्लैट पर छापा मारा और फरवरी के अंदर संजय राउत ने यह दावा किया था कि उनकी जो चुनी हुई सरकार महाराष्ट्र के अंदर है, विपक्षी पार्टी उसे ईडी की सहायता से गिराने की कोशिश कर रही है। और आपने देखा ही होगा कि कुछ महीनों के बाद ही महाराष्ट्र में जो है शिवसेना की जो सरकार थी वो गिर गई थी। राज्यसभा के जो सदस्य हैं कपिल सिब्बल, इन्होंने भी जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है इसको लेकर कहा है कि आप अगर किसी भी भाजपा शासित राज्य के अंदर जाते हो तो वहां पर किसी भी नेता या भाजपा से संबंधित किसी भी व्यक्ति ने जो मनी लॉन्ड्रिंग का वो अपराध है वो नहीं किया है। आज इंडिया के अंदर विपक्ष के हर बड़े नेता पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप है, चाहे वो शरद पवार हो या फिर लालू प्रसाद यादव हो या फिर वो कांग्रेस के सोनिया गांधी और राहुल गांधी हो, जिन पर नेशनल हेराल्ड केस मामले में आरोपी माना था। सरकार जो है अपने आप को डिफेंड करने के लिए बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि जो लोग सरकार को क्रिटिसाइज करते हैं, जो सरकार की नीतियां होती है उनके कारण उनको क्रिटिसाइज करते हैं, तो उन लोगों पर भी ईडी का शिकंजा कसने लगती है। हर्ष मंदर जो कि पेशे से एक एक्टिविस्ट हैं, इन्होंने की सरकार को उनकी नीतियों के कारण कई बार
क्रिटिसाइज किया है। राणा अयूब जो कि एक जर्नलिस्ट हैं, वो आमतौर पर बीजेपी और मोदी को क्रिटिसाइज करती रही हैं और उन्होंने जो 2002 के अंदर गुजरात में दंगे हुए थे उस पर भी एक पुस्तक लिखी। उनके ऊपर भी जो है ईडी की रेड हुई थी। जब से ईडी की स्थापना हुई है तब से अगर इसके डेटा को देखा जाए तो पता चलता है कि जिस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए उस हिसाब से कार्रवाई जो है वो हो नहीं पाती है। कानून पारित होने के बाद से अब तक ईडी ने केवल 5422 मामलों में से 23 लोगों को ही अभी तक दोषी ठहराया है। अगर बात करते हैं तो इनके आरोपों की अभी तक 0.5% से भी कम ऐसे लोग हैं जिन पर क्या है कि आरोप सिद्ध हुए हैं। तो दोस्तों आप क्या सोचते हैं ईडी के बारे में, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ऐसे पॉलिटिकल इश्यूज से रिलेटेड वीडियो पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।